स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के बारे में जो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में लगता है। तो ज़रूरत समझ लेते हैं। बात ये समझिए कि हम लोग जिस स्पीड से डेटा बना रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहा है। यानी कि पहले कुछ-कुछ फ़ोटोज़ खींचे जाते थे, मतलब दशकों में 15-20 फ़ोटो होता था, एक एल्बम में अट जाता था। आजकल सब लोग इतने फ़ोटो लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा बनता है। और ये समझिए कि जैसे-जैसे आपका उम्र होता होता है, आप समझ जाते हो कि डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्डवेयर से, यानी कि कंप्यूटर क खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डेटा जब तक है बल्ले-बल्ले। तो ये समझ में आता है। और इसमें जनरली 2 कैटेगरी होता है, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल कैटेगरी। और कई बार दोनों में ओवरलैप भी होता है, जैसे कि आपका कोई विल है या आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जो आप पर्सनल रखना चाहते हो, तो बहुत सारा डेटा होता है जो आप रखना चाहोगे। और ये समझिए कि एक्टिव स्टेट डेटा अगर आप रखना चाह रहे हैं तो एक सीरियस समस्या है। एक्टिव स्टेट क्या होता है? आप क्लाउड में डाल दिए, तो क्लाउड एक एक्टिव स्टेट है, यानी कि कहीं आप किसी को पैसा दे रहे हैं या अगर फ्री भी है तो फ्री होने में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो उस साइट के रिसीविंग एंड है वो बदल सकता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, गूगल शुरू-शुरू में गूगल फ़ोटोज़ में सीधा अलाउ करता था मतलब हाई क्वालिटी इमेजेस को अपलोड करना, बाद में उन्होंने बदल दिया। ऐसा ऑलमोस्ट हर कंपनी कर सकती है कि लिटरली उन्होंने अलाउ कर दिया आपको सब चीज़ शुरू में और बाद में बदल देंगे। तो एक्टिव स्टेट का ये खतरा होता है। प्लस आप पैसा दे रहे हो, मान लीजिए आपको पैसा सिर्फ़ 10 ही साल बाद आपको फ़ाइल चाहिए था, लेकिन हो सकता है ना कि किसी 1 साल आपका कार्ड डिक्लाइन कर गया, आपने बैंक स्विच किया, कुछ भी हुआ। एक्टिव स्टेट में हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी जाके वो टिक पाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है एक्टिव स्टेट का, कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है। जैसे आपने एक फ़ाइल रख दिया सर्वर पे, एक और सर्वर है, एक ऑफ साइट भी है, सब चीज़ है, लेकिन आपने फ़ाइल डिलीट कर दिया। ये होता है, आधा से ज़्यादा समस्या लोगों का आता है खुद के डिलीट करने से। तो ह्यूमन एरर हो गया, फिर मतलब फ़ाइल का बैकअप बनाने से पहले आप भूल गए, बहुत सारा चीज़ होता है। ह्यूमन एरर सबसे बड़ा समस्या है इंसानियत के लिए। फिर आता है आपका रैनसमवेयर, अगर वो किसी भी तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड है, रिस्क है कि वो रैनसमवेयर लग सकता है और उसके बाद तो आप भूल ही जाइए डेटा को। तो वही समझिए। तो हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए कोल्ड डेटा आर्काइव। कोल्ड मतलब ये कनेक्टेड नहीं है किसी चीज़ से। इस पे बिजली का खपत नहीं किया जा रहा है। यानी कि आपने एक बार कर दिया, काम खत्म सर, काम खत्म, चिल मारिए। तो ये हम लोग को चाहिए। और डेटा जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये हर किसी को सीरियसली करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर चले जाओगे, लेकिन फर्जियत बढ़ जाएगा। खासतौर पे टैक्स रिकॉर्ड हो जाए, प्रॉपर्टी पेपर्स हो जाए, बहुत सारा चीज़ होता है और आजकल बहुत सारी चीज़ को डिजिटाइज़ किया जा रहा है, तो शुरू से ही अगर आपके पास फाइल रहेगा, बहुत हेडेक कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं काफ़ी हुलूल वाला टॉपिक्स पे, जैसे कि आपका हो गया डीएनए डेटा स्टोरेज। मैंने डिटेल वीडियो भी बना दिया। तो बात ये समझिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये सुपर लार्ज कैपेसिटी देता है। अगर आपके पास समय है, यानी कि क्या इसमें कई हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट स्टोर कर सकते हैं? आराम से इसमें पूरा यूट्यूब स्टोर कर सकते हैं। बस कई दशक लग जाएगा वो करने में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी है और अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। यानी कि लोग बिटकॉइन का वॉलेट स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए $1000 तक दे रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप लेते क्या हो? डेटा लेते हो। डेटा के लिए एक एल्गोरिदम निकालते हो, जिस एल्गोरिदम से उसे स्टोर किया जाएगा। मतलब ये समझिए, डेटा ऐसा नहीं होता कि सीधे 0 एंड 1 स्टोर किया जाता है। उसका एक इनकोडिंग एंड डिकोडिंग पैटर्न आया, कोडेक्स जिसे कहते हैं। तो वो कोडेक्स आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप स्टोर करते हो। स्टोर करने का क्या मतलब है? यहाँ पे आप डीएनए राइट करते हो। तो इंसानियत के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आ चुकी है कि इंसानियत डीएनए बना सकता है ब्रिक बाय ब्रिक। जैसे डीएनए में 4 ईंटें होते हैं, हम लोग अरेंज कर करके बना सकते हैं। तो वो आप बनाते हो और उसको बनाने के बाद आप ये करते हो, उसे क्लोनिंग अरे में डालते हो। क्लोनिंग कर देने के बाद अब आप उसका जो मतलब समझिए निकल रहा है, उसे स्टोर करते हैं अलग-अलग जगह पे। लेकिन ये बहुत महँगा है और ये, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी के टाइम में कोई मशीन ऐसा नहीं बना है कि स्टार्ट टू फिनिश ये काम मास स्केल पे कर दे। मतलब अभी भी घुमा-फिरा के इंसान ही करते हैं। तो इसीलिए समझिए इसका मेन कारण वही है। लेकिन ये राइट वन्स रीड वन्स मेमोरी है, यानी कि इसको जब आप डीएनए लिख रहे हैं, डीएनए क्लोन कर रहे हैं, वो आपका कॉपी है, ना कि वो एक डीएनए स्ट्रैंड। जैसे एक स्ट्रैंड में आपका डिटेल है, वो स्ट्रैंड जैसे ही पढ़ा जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे वो डीएनए सीक्वेंसर में जाएगा, डीएनए स्वाहा हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वैसे कॉपी नहीं था और आपने डायरेक्ट डाल दिया डीएनए को इसमें सीक्वेंसर में, डेटा तो निकल जाएगा, लेकिन वो कॉपी उड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा ये कॉपी फिर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और लिखने टाइम में भी वही है कि एक ही बार लिख सकते हैं, एक ही बार सारा चीज़ एक-एक बार होता है। तो इसीलिए समझ, लेकिन थैंकफुली क्लोन करना, डीएनए क्लोन करना बहुत आसान है। सारे बैक्टीरिया, वायरस यही सब करते हैं। ये बच्चों को खेलने की चीज़ है। मतलब कुछ ग्राम मीडियम में आप अपना कई 100 टेराबाइट को आराम से कई बार क्लोन कर सकते हो। उसके कई सारे कॉपी बना के अलग-अलग जगह पे रख सकते हैं, ताकि कुछ भी होने पे कई दशक बाद भी कुछ ना कुछ बचा रहे। लेकिन ये प्राइम टाइम के लिए रेडी टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इस पे कई साल से काम कर रहा है, बहुत सारी और कंपनी भी काम कर रही है, लेकिन अभी ये उस जगह पे नहीं है कि बस आप कर लो, कि मैं अपने घर का कर बोल रहे हैं। जैसे आप यूएस में कुछ-कुछ जगह कंपनी ऑफर करती है, लेकिन बहुत छोटा मतलब बाइट कैपेसिटी देती है कि आप इतना कुछ मेगाबाइट्स ही स्टोर कर सकते हैं। वो भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसका मेन वही समझिए कि इफ़ यू हैव टू आस्क, यू कांट अफोर्ड इट।
यानी कि अगर उसका दाम पूछ रहे हैं तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इसीलिए कोई आपको डीएनए कर रहा है तो बोल दीजिए भैया अभी जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में बात नहीं करना है, ठीक है। पहला वो डीएनए डेटा स्टोरेज वही समझिए, बनाया जाता है, बना के क्लोन किया जाता है, क्लोन करके रीड करना करता है। और रहा बात, इसको नुकसान हो सकता है बहुत सारा, ऐसा नहीं कि मिलियंस ऑफ ईयर तक चल सकता है। अगर ये किसी ऐसे जगह पे जहाँ रेडिएशन है, रेडिएशन डैमेज करेगा, जैसे हमें डैमेज करता है, और अगर ये क्लोनिंग के टाइम कोई दूसरा बैक्टीरिया वायरस इस पर ओवरराइड कर देता है, डैमेज हो जाएगा। बस बहुत सारा आपको क्लोन बनाना है, उस सारे क्लोन को अलग अलग जगह पे रखना है, तब जाके आप प्रिजर्व कर पाएंगे। आग लगेगा ये स्वाहा हो जाएगा, बर्फ गिरेगा ये स्वाहा हो जाएगा। बस जनरली ये मतलब अगर 100 करोड़ कॉपी है, बैक्टीरिया वायरस में यही फायदा होता है, इतने छोटे होते हैं। 100-400 करोड़ है तो ऊपर वाला सरफेस डैमेज होगा, अंदर कुछ ना कुछ सक्सेसफुल डेटा बच ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑलमोस्ट अनडिस्ट्रक्टेबल है। अनडिस्ट्रक्टेबल वो ये क्लोनिंग फेज में होता है कि जहां डेटा को क्लोन किया जाता है। अब आते हैं 5D ग्लास स्टोरेज का। इसका भी रिसेंटली फिर से वीडियो हाइप हो गया, जबकि मैंने 3 साल पहले बनाया था। तो बात वही समझिए कि यहाँ पे आप ऑप्टिकल डिस्क का टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसे मोटा कर देते हैं, फिर उसे तगड़ा कर देते हैं, और उसमें आप बहुत हाई पावर लेज़र इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे जो आप लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं ये फेम्टोसेकंड लेज़र है, यानी कि लेज़र का पावर उतना ही है जितना पहले होता था, बस उस लेज़र के पावर को आप ये टेम्पोरल कंप्रेशन कर रहे हो। यानी कि अगर आप कोई 1 किलोवाट आवर दे रहा है कि ठीक है 1 किलोवाट आवर आपके पास है, अगर वो आवर को आप घटा देते हो 1 मिनट तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाता है। वैसे समझिए अगर आप लेके घटाते चले जाते हैं, फेम्टोसेकंड तक ले आते हैं, बहुत हाई पावर पल्स हो जाता है। और वो पल्स का फ़ायदा ये है कि वो इतना स्पीड से मतलब समझिए वॉक्सल क्रिएट करता है ग्लास में कि ग्लास डैमेज भी नहीं हो पाता। मतलब मिली सेकंड में ट्राई किया गया, नैनो सेकंड में ट्राई किया, लेकिन फेम्टो सेकंड में ही वो एक्चुअली हो पा रहा था। तो इसीलिए फेम्टो सेकंड लेज़र चाहिए, और ये 3 डायमेंशंस में स्टोर करता है। यानी कि वॉक्सल्स जो आप स्टोर कर रहे हैं वो लेयर्स आप देख सकते हैं, लेयर होते हैं, और वॉक्सल कितना मोटा है कितना बड़ा है, प्लस उसका पोलैरिटी क्या है। इसीलिए इसमें आप पोलैरिटी देख रहे होंगे, ये पोलैरिटी लेंस से लेज़र में किया जाता है कि एंगल है। ये 2 डेटा जाता है आपका पर वॉक्सल में, वॉक्सल का साइज़ कितना है और वॉक्सल का ये कितना है, क्या बोलते हैं मतलब पोलैरिटी कैसा है, ये 2 डेटा निकालता जाता है पर जगह से। और 3 डायमेंशनल ये ऐसे ही स्टोर रहता है, इसीलिए इसे 5D स्टोरेज कहा जाता है। यहाँ 5 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, और आपका हो गया वॉक्सल साइज, और हो गया वॉक्सल पोलैरिटी। ये सारा डेटा आपके कंप्यूटर में जाता है। इसको इन प्रिंसिपल हाई स्पीड पर रीड करना पॉसिबल है, और लेकिन ये समझिए ये अभी भी फार ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कुछ साल पहले किया, और इन्होंने मतलब इस तरह का आपको डिस्क बार बार देखने को मिलेगा कि एक बड़ा सा सर्वर कैबिनेट है जो 2 सर्वर के साइज़ का, उसको खोल के उसमें एक प्लेट लगाइए, उसमें ये धीरे धीरे कर देगा। मतलब लेकिन अभी भी वैसा स्टैंडर्ड नहीं है, बस आप जाके खरीद लो। हिताची भी 6 साल पहले से काम कर रहा था, बहुत सारी कंपनी कर रही है, टेक्नोलॉजी सही है, लेकिन ये अभी भी वैसा नहीं है कि मतलब बस आप किसी को पैसा दे दो ये आपके लिए स्टोर करके रख दे डेटा, ऐसा अभी नहीं हुआ है। मतलब जैसे पुराना एक पिक्चर स्टोर किया गया, सुपरमैन का पिक्चर स्टोर किया गया है, पूरा का पूरा पिक्चर, यानी हर एक नेगेटिव को अनकम्प्रेस्ड हालत में स्टोर किया गया, वो करना पॉसिबल है। लेकिन ये अभी भी फार ऑफ टेक्नोलॉजी है, अभी ऐसा जगह नहीं है कि बस आप इसे ओ जी मेरा पैसा ले लो, मेरे को डेटा स्टोर करके दे दो। और ये कई 100 साल तक चल सकता है। काफ़ी जगह पे बोला जा रहा है कई मिलियन ईयर्स तक चलेगा। अब रहा बात, ये मिलियन ईयर्स तक कैसे जानते हैं? जनरली हिसाब ये रहता है कि अगर कोई चीज़ को उतने लंबे टाइम तक कर रहे हैं, उसमें जो भी एलिमेंट यूज़र है उसका हाफ लाइफ क्या है, क्योंकि अगर उतना लंबा घड़ी चला रहे हैं आप तो हाफ लाइफ ही सबसे बड़ा समस्या बन जाता है कि सामान का हाफ लाइफ क्या है। दूसरा, क्या इसमें कोई खुद से सेल्फ डिग्रेडिंग स्ट्रक्चर है कि यानी खुद, जैसे आप हार्ड ड्राइव को बहुत लंबा नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उसमें जो मैग्नेटिक पावर है वही खत्म हो जाएगी, जहाँ वो खत्म हुआ यूजलेस हो जाएगा। फिर आपका हो गया मेमोरी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आपका एसएसडी हो गया, ये सब में भी वही प्रॉब्लम है। ये सब में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे फंसा के रखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेट। बहुत लंबा समय तक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लीक करते करते डेटा आपका खत्म हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए हम लोग कोल्ड आर्काइव के पीछे भागते हैं, जो बनाया गया है कि भैया रख के भूल जाओ। यहाँ पे वही है कि वॉक्सल्स एक बार बना दिया गया, खुद ब खुद तबाह नहीं होगा। तो हाफ लाइफ उसका उतना है, मिलियंस ऑफ ईयर। और ये जो एक क्रिस्टल इस्तेमाल किया जा रहा है ये प्योर क्रिस्टल है, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी नॉर्मल फायर सब में इस डिस्क का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इससे आप मान लीजिए एक बड़ा लाइब्रेरी बना दें जिसमें बहुत सारा चीज़ स्टोर किया हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा आग लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको आप डैमेज कर पाएंगे। तो अब मतलब थर्मोबेरिक बूम भी इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो यही इसका बात है कि काफ़ी टिकाऊ है, काफ़ी छोटा भी, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्लेटर में आप पूरा एक पिक्चर रख सकते हैं, और भी हाई क्वालिटी सिनेमा लेवल कॉपी। आप और हमारे पास आता है वो कॉपी नहीं बोला, सिनेमा लेवल कॉपी। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कंपनी इस पर काम करे, लेकिन अभी भी ये हमसे बहुत दूर है। अभी तुरंत ये वाली चीज़ नहीं कि आप किसी को पैसा दे दें ये करते हैं। डीएनए वाला तो एटलीस्ट 4-5 कंपनी खोल भी दी है, लेकिन ये अभी उस जगह पे नहीं है। अब बात करते हैं जो एक्चुअली है,
वो है लीनियर टेप ओपन, यानी कि जैसे आपका वीसीआर होता था, वीसीआर में आपका कैसेट लगता था, कैसेट में 2 स्पूल होते थे, हर चीज़ में आपका कॉम्पैक्ट कैसेट उसमें भी 2 स्पूल लगता था। किसी को आइडिया है कि 1 स्पूल हटा दो, उससे छोटा हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहें एलटीओ टेप। तो एलटीओ टेप समझिए 90s में बनाया गया था, कंप्यूटर मतलब स्टार्ट ही हो रहा था तभी एलटीओज़ का नींव रखा गया 90s में, एकदम लेट 90s में। और इसका बात ये फ़ायदा हो गया कि ये आर्काइव मीडियम्स के तौर से बनाया गया था, मतलब इसमें हर एक चीज़ ऐसा बनाया गया कि रख के भूल जाओ। और इसका सारा का कैपेसिटी ऐसा रहता है कि अगर आप ढंग का लेते हैं 10 साल से पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो खुद से डीमैग्नेटाइज़ 10 साल से पहले नहीं होगा। और 30 एक्सटेंडेड स्टोरेज है, यानी कि अगर आप सब सही से इसका कदर कर रहे हैं, सही से अच्छी जगह पे सूखे ड्राई एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, आराम से आपको 10 साल तक फाइल में कुछ नहीं होगा। 10 की गारंटी दी जाती है, 30 मैक्सिमम होता है। और ये आज के टाइम में इंटरप्राइज़ ग्रेड का बैकबोन है। इंटरप्राइज़ छोड़िए, मैं तो छोटे ऑफ़िस में काम करता था, जो गेम स्टूडियो था, वहाँ पे भी गेम को कैसे बैकअप किया जाता है, क्योंकि गेम बहुत बड़ा बनता है। जो जैसे मैं काम कर रहा हूँ, गेम आप जो फोर्ज़ा देखते हैं, फोर्ज़ा मान लीजिए जब डिस्क में कॉपी किया जा रहा है तो 60 हो सकता है। हम लोग जिस टाइम काम कर रहे हो तो 600 गीगाबाइट का होता है। तो वो समझना चाहिए, तो लेकिन हमें तो स्टोर 600 गीगाबाइट करना है, तो ये सब टेप में स्टोर करते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 100 गीगाबाइट से, बहुत पहले, मतलब 90s में बात कर रहे हैं। फिर अभी जाके अगर आप पैसा दे पाते हैं तो एलटीओ 9 सीरीज़ ले सकते हैं, जो कि आपको 18 टेराबाइट तक देगा। बहुत बम कैपेसिटी, इतनी सुन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी देते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि इनका टेप जो है सस्ता है, मतलब टेप आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव जैसा ही दाम रहेगा, लेकिन ड्राइव लूट मारेगा, यानी कि इसको पढ़ने वाले जितने चीज़ें हैं सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड, और भी पुराने ज़माने का। एलटीओ 9 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एलटीओ आप बात कर रहे हो 5 या 6 का, वो सभी 3 साढ़े 3 लाख का आता है। ये समझना ज़रूरी है। ये बनाया गया था इंटरप्राइज़ के लिए, तो इसके जो रीडर्स हैं रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट में भी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा ही महंगा है। लेकिन हर कंपनी को खर्च करना ही पड़ता है। जितना भी आप सोचते हैं कि जैसे टीसीएस है, मास्टर कार्ड है, आपका विकिपीडिया है, जितना भी बड़ा-बड़ा चीज़ आप जानते हैं, वो सब का डेटा कहाँ रखा जा रहा है? वो हर जगह पे एलटीओ पर, और एलटीओ का ऐसा ही बनाया गया था कि जो भी कंपनी एलटीओ बनाती है, तो उसे ऐसा करना होता है, जो भी रीडर है, वो एक जनरेशन पीछे पढ़ पाएगा। तो जैसे अगर आप एलटीओ 9 खरीदते हैं, एलटीओ 1 का टेप है, वो उसमें चल पाएगा। ऐसा क्यों किया गया था? बात है कि 100 जीबी से शुरू किए थे, लेकिन साइज़ बढ़ते जा रहा था। तो बात वही था कि आप इसको यूज़ कीजिए जब तक आप कर पाते हैं, और जैसे ही आपका हो जाए कि भैया अब नहीं यूज़ हो पाएगा, तब आप अपग्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि वो 100 जीबी इस साल था, फिर कुछ साल बाद आ गया, मतलब 500 जीबी आ गया, तुरंत स्विच करो। स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से उसे यूज़ करते रहिए, जब हो जाए कि नहीं अब एकदम सही में चाहिए, नया ड्राइवर लीजिए, उसमें पुराने कैसेट का डेटा निकालिए, डेटा डालते जाइए नए टिप्स में। तो इसीलिए ये सब के ऑटोमेटेड लाइब्रेरी आते हैं, और ये सब लाइब्रेरी कई साल से चलता रहता है, क्योंकि बेसिक चीज़ है, बस बारकोड है। और बहुत सारे में तो बारकोड के ऊपर चले गए हैं एनएफटी टैग, मैं एनएफटी बोल रहा हूँ, एनएफसी टैग दे दिया गया है, तो रीड कर लेते हैं इसमें क्या है। और चूंकि इस सबका एक्सपायरी डेट होता है, यानी कि आप इसमें अगर डेटा रख के भूल गए, कि हम रख के भूल गए, 4-5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 पे लोगों को डाउट होने लगता है। और हाँ, बात इतना ज़्यादा डेटा है कि बिट रॉट होगा ही कहीं ना कहीं। तो अगर आप डेटा डालें रिडंडेंट फॉर्मेट में तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली ये सबको टेप को रीड भी किया जाता है। मतलब आपने डेटा स्टोर कर दिया, आईबीएम अपना डेटा स्टोर कर दिया, वो पढ़ता रहेगा। इसीलिए ये सब टेप मशीन आप देखेंगे हमेशा चलता रहता है, हमेशा ये पुराना टेप को खोल खोल के पढ़ता रहता है, और जहाँ एरर आता है वो टेप में एरर बता देता है, वो टेप का बैक डुप्लीकेट खोजता है, डुप्लीकेट डेटा निकलता है, फिर उसे बता दिया जाता है यूज़र को कि देखो भैया हमें एक ब्लैंक कैसेट दो, यहाँ पे डेटा एरर है, और इसे फेंको। ये सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है, हर बड़े कंपनी में, हर एंटरप्राइज में यही रहता है। हाँ, ये आपको ऑटोमेटेड सिस्टम हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी ऑफिस में, किसी भी मीडियम स्केल में यही यूज़ होता है टेप में। आप टेप अब इंडिया में खरीद सकते हैं, लेकिन टेप ड्राइवर लूट मारेगा, मेन वही दिक्कत है। और ये आपका मतलब समझिए यूट्यूब लेवल का बैकअप दे सकता है, क्योंकि बोल तो रहे हैं एक टेप आपका आराम से 18 टेराबाइट तक चला जाता है 10-15 हज़ार रुपये में, मतलब सोचिए। लेकिन हाँ, ये रैंडम एक्सेस नहीं है, टेप खुलता है, पूरा स्पूल अप होता है, फिर पूरा अनस्पूल किया जाता है, तो एक ही शॉट में बनाया जाता है। ये आर्काइव के लिए ही बना है, इससे आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। आर्काइव के लिए ही बना, यहीं पे मतलब क्या होता है, क्या कैसे लोग इंडस्ट्रियल बैकअप करते हैं, यही, और कुछ है ही नहीं ऑप्शन। अब बात करते हैं आप और हम, तो वो नहीं खरीद रहे, भले टेप खरीद लें, लेकिन ड्राइवर में लुट जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं आप और हम? ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस पे भी पहले भी वीडियो बनाया था कि घूम फिर के हम लोग यहीं आते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे चाहे वो डीएनए हो जाए, है ही नहीं। डीएनए तो कोई कंपनी भी नहीं अफोर्ड कर सकती। आपका 5D है, 1-2 कंपनी है, लेकिन वो भी अभी मास प्रोडक्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो यही होम यूज़ के लिए सबसे बेस्ट टूल यही आता है। इसमें आप आराम से पिक्चर, डेटा, सब वीडियो भी रख ही सकते हैं, जब तक आप एकदम इंटरलेस्ड वीडियो फाइल, इंटरलेस्ड बोल रहा हूँ, आप समझिए कि कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो पे, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि ऑल फ्रेम्स सेव करो, हर एक फ्रेम को स्टोर करो। वो करने का कोशिश करते हैं,
बहुत बढ़िया क्वालिटी आता है, एडिटिंग में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फाइल साइज़ पागल जैसा हो जाता है। यानी कि कुछ मिनट का वीडियो आपका 600 मेगाबाइट का हो जाएगा। तो जनरली उस फॉर्मेट में एडिटिंग की जाती है, सेव नहीं किया जाता है। फाइनल फाइल कभी उस फॉर्मेट में नहीं रखा जाता। तो फाइनल फाइल को आप आराम से ऑप्टिकल डिस्क में रख सकते हैं। मेरे पास ये है आसूस का ब्लू रे। ये मतलब महंगा होते जा रहा है। मतलब मैंने जब शुरू में पहली बार देखा था तो 5,000 का था, जिस टाइम खरीदा 8,000 का हो गया। अभी देख रहा हूँ जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 12,000 का हो गया है। दाम बढ़े जा रहा है इसका। तो वही समझिए, लेकिन अभी भी 15,000 के अंदर ही मिलेगा। और डिस्क इसका सस्ता है। और डिस्क में आप ये समझिए कि आप चाहें तो मतलब डीवीडी डुअल लेयर भी रख सकते हैं। बात है कि ब्लू रे में एक दिक्कत होता है कि ब्लू रे बहुत सब लोगों के पास नहीं है। तो अगर आपको ट्रांसफर करना चांसेस ज़्यादा होता है कि आप डीवीडी दें तो वो खोज लेगी डीवीडी कहाँ से चलाएं। ब्लू-रे का बस फ़ायदा ये होता है कि कैपेसिटी ज़्यादा, इसकी सबसे बड़ा ये कैपेसिटी ले सकते हैं, ये 100 जीबी, आपको अराउंड 90 जीबी आपको यूज़ेबल जगह मिल जाता है। और इससे एक ही बड़ा आता है, जैसे मतलब इसे कहा जाता है ट्राई लेयर या क्वाड लेयर है, और एक ठो आता है 115 गीगाबाइट एक डिस्क में। तो इस डिस्क में आप ऑलमोस्ट कुछ भी रख सकते हैं। मतलब कि एक क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, शादी का क्लाइंट है, चांसेस है कि उसका रॉ फाइल तो आई एम प्रीटी श्योर 100 जीबी से उतना से ज़्यादा आप प्रोड्यूस किए होंगे, लेकिन फाइनल फाइल्स आराम से आप रख सकते हो एक डिस्क में। और इसका अगर आप 25 जीबी वाला, उसका भी वही फ़ायदा है कि उसको ज़्यादा प्लेयर रीड कर सकते हैं। वो आपको 8,000 रुपये में 50 डिस्क मिल जाता है, और ये सब लंबे समय तक टिक पाता है। यानी कि आपने मान लिया सारा जैसे आप शादी का शूट कर रहे हैं, शूट कर लिया, फाइनल बन गया, फाइनल को आपने डिस्क में रख दिया और रखे हुए हैं अपने पास। कस्टमर को भी आपने दे दिया, एक ठो अपने पास रखे हुए हैं। वापस कस्टमर आता है, हमने खोआ दिया, हमने बेवकूफ़ी कर दिया, जो कि सरप्राइज़ है कितने लोग करते हैं। और उसके बाद आपसे मांगा तो आप कहाँ से निकालोगे फाइल? ये निकाल देंगे। आप बिजनेस में कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारा छोटा ही आर्काइव हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कभी आपका रैंसमवेयर लग गया, आराम से पुराना डिस्क लगाइए, डेटा निकालिए। डेटा रीड ये है, राइट ओनली वंस होता है। यानी कि एक बार इस पे लिख दिया गया तो इसका कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप इसे फिजिकली तोड़ते नहीं हो। और एम डिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम डिस्क का जो लेयर है, जिस लेयर पे एचिंग की जाती है, वो लेयर जनरली जो बाकी नॉर्मल डीवीडी, ब्लू रे, सीडी, ये सब होता है, ये सब लेयर बहुत नाजुक होता है, तभी आपका ड्राइव का लेज़र उसे एच कर पाता है। तो बात है कि वो टिकते नहीं हैं, बहुत लंबा नहीं टिक पाते हैं। मतलब एचिंग अगर आप कमज़ोर लेज़र से कर रहे हो तो यानी नॉर्मल कमज़ोर चीज़ भी उसे तबाह कर सकता है। तो एम डिस्क खासतौर का एक फॉर्मुलेशन है जहाँ पे वो पत्थर का लेयर रहता है, इनऑर्गेनिक लेयर रहता है, बहुत मजबूत रहता है। तो साइड इफेक्ट आपका ड्राइव जो है उसमें लेज़र ज़्यादा पावर का होना चाहिए, तभी उसको एच कर पाएगा। प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्लेयर में प्ले कर सकते हैं। यानी कि आप एम डिस्क खरीद लिए, उसको आप राइट करने के लिए तिगड़म चाहिए, राइट करने के लिए एम डिस्क का स्टैम्प चाहिए, रीड करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, रीड आप किसी में भी कीजिए। तो ये मतलब आराम से आपको 10 साल का शांति दे देता है कि भैया मैंने इसमें डाल दिया है, अब बाय द वे मेरे पास है पुराना डिस्क जो 10-15 साल से ज़्यादा पुराना है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इकलौता ऐसा चीज़ है जो आम पब्लिक कर सकती है। बोलोगे 15,000 कौन देगा, 8-10 हज़ार कौन देगा? भाई डेटा एक बार खुआ दीजिएगा ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये सब चिल्लड़ छुट्टा था। और बाय द वे बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कि समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है, खासतौर पे फ़ोटोज़ का। मतलब उस फ़ोटोज़ के बारे में हर कोई यही बोलेगा, भैया उसका फ़ोटो का कीमत आज नहीं है, जब आप ले रहे हो, वो 10 साल बाद कीमत होता है। अब फ़ोटो आप कहाँ स्टोर करोगे? फ़ोन में आप जितना ले रहे हो, कितने फ़ोटो हैं आपके पास जो बचे हुए हैं? तो वैसे अब फ़ोन का फ़ोटो तो आराम से आप 100 जीबी में बहुत बढ़िया सा बैकअप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से, बिना दिक्कत के। तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग सीरियस हैं डेटा के मामले में तो यही एक कर सकते हैं लो बजट में। बजट है तो एलटीओ में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलटीओ मेरा बजट तो नहीं है। आपका आपका बड़ा है बैंक बैलेंस तो ठीक है करें, नहीं तो आम पब्लिक यही कर सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कोल्ड आर्काइव स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।